नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से समझ सके और एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 5 में हमने पढ़ लिया था कि मगध साम्राज्य था वो बन रहा था, जो मौर्य वंश का आगमन था और जो इस समय शासन किसका था, नंद वंश का था। उसका राजा महापद्म नंद था और उसके बाद घनानंद राजा बन चुका था। वो बात कौन से एरिया की है? आप कहेंगे सर ये पाटलिपुत्र वाले एरिया की ये बात है। यहाँ पे आपके पूर्वी भारत की मान लीजिए आप, ठीक, उत्तर पूर्वी भारत की ये बात मान लीजिए यहाँ पे। लेकिन इस साइड क्या हो रहा था? उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत से उसी समय के दौरान यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे जो शासक था वो था आपका किसका? अलेक्जेंडर का। किसका? अलेक्जेंडर का। ठीक है, अलेक्जेंडर शासक बना। तो उसके बाद यहाँ पे जो फारस वाले हैं ना, ये जो आज का ईरान है भी, जो फारस फारस की खाड़ी आप देख देख रहे हैं, इसके ऊपर आज का ईरान है। तो वहां पे क्या था, फारस वालों ने इन पे हमला किया था अभी। तो इन्होंने कहा कि पूर्व की ओर से हमला हुआ है अभी। तो यहाँ पे फारस वालों ने थोड़ा सा आपका पश्चिमी एरिया है ना, वहाँ पे भी कब्जा कर रखा था। तो इसकी सेना में भारत के भी लोग रहेंगे। तो जब इन्होंने यहाँ पर हमला किया तो इसका मतलब भारत के सैनिक भी वहाँ पे हमला करने गए होंगे, क्योंकि फारस के अंडर था ये एरिया। तो फिर जो अलेक्जेंडर ने सोचा कि मैं अब इन आक्रमणों का बदला लूंगा, और वो इस साइड आक्रमण करता हुआ बढ़ा कि पहले वो यहाँ पे गया, उसने जो मेफिप्स था यहाँ हराया मिस्र पे भाई। तो मतलब पहला उसका जो एरिया था, क्षेत्र था, कौन से महाद्वीप में था? आप कहेंगे सर यूरोप में उसका एरिया था। यूरोप महाद्वीप में उसका क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये आ गया मिस्र पे, मिस्र पे उसने हरा दिया, इसका मतलब वो अफ्रीका महाद्वीप में भी उसका राज्य हो गया, थोड़े से भाग पे, थोड़े से हिस्से पे। फिर वो वापिस यहाँ से होता हुआ उन्होंने जो फारस वाला एरिया था ना, इसको उन्होंने हराया भी। चीज़ें क्लियर आपको? और फिर वो यहाँ से होता हुआ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब आज का अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से होता हुआ वो पहुँच गया यहाँ झेलम नदी पे। और झेलम नदी के आस-पास क्षेत्र था राजा पोर्स का। शायद पिछले पार्ट में मैंने आपको चिनाब बता दिया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे हाइडेस पीच का युद्ध हुआ पोरस के साथ। पोरस छोटा राजा था लेकिन भयंकर तरीके से लड़ा, ज़बरदस्त बहादुरी से लड़ा। और जब दोनों की मुलाकात हुई, अलेक्जेंडर ने पूछा कि युद्ध के बाद कि तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? उसने कहा मैं राजा हूँ, राजा के जैसा व्यवहार किया जाए। तो क्या होता था कि जैसे-जैसे मान लो ये राज्य जीत लिया अलेक्जेंडर ने, तो वो इस पे खुद शासन नहीं करता था। इसका जो स्थानीय राजा था उससे कहता दीनता स्वीकार कर ले और अपने राज्य को खुद ही सँभाल ले, और इसको कहा जाता था क्षत्रप। तो उसी प्रकार अलेक्जेंडर ने वो जो आपका पोरस था, तो आपका लगभग ये पंजाब वाला एरिया होगा। इसका पोरस को क्या बना दिया, पुरु भी बोलते हैं उसको, इसका क्षत्रप बना दिया। और यहाँ से फिर वो दोबारा वापिस लौट गया अभी। यहाँ से यहाँ देखिए मैप में कि इस प्रकार से ये सिंधु, ये आपकी झेलम नदी है, यहाँ पे उसका क्या हुआ, हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था। और इस प्रकार से वो मकरान तट से वापस लौट गया। क्वेश्चन पूछा जाता कि किस रास्ते से वो वापस लौटा, मकरान तट से। किस रास्ते से वो आया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। चीज़ें क्लियर? तो इसलिए बोलते हैं पूरी दुनिया पे वो अपना राज करना चाहता था, कि उसने 3 महाद्वीपों में अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है अभी। अब है जब वो फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, कि अलेक्जेंडर जीतता गया और आगे निकलता गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा जिन लोगों को वो छत्रप बना के गया था, वो तो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। उसने कहा हम तुम्हें राजा नहीं मानते, हम आज़ाद हैं। तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। और बेबीलोन में बीमार पड़ने और मात्र 32 वर्ष की आयु में उसका निधन के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सैनिकों और क्षत्रपों के बीच में विभाजित हो गया, जिन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, और 32 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया अभी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? उधर से मगध का उत्कर्ष हो रहा है और इधर से अलेक्जेंडर जा चुका है। अलेक्जेंडर के तौर पे छोटे-छोटे, जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कि साम्राज्य एक बार बड़ा होता है फिर टूट जाता है। अगर कोई शक्तिशाली शासक न बचे तो आपका उत्तर-पश्चिम में शक्तिशाली राजा नहीं बचा इस वाले एरिया में, फारस वाले एरिया में, और छोटे-छोटे राज्य बन गए भी। स्वतंत्र राज्य हो गए। अब हम वापिस आते हैं हमारे उत्तर पूर्व भारत में। दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचने से उत्सव उत्सव ने आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में अपना प्रारंभ
अभियान किया। पंजाब में राजा पोर्स को पराजित किया और स्थानीय जनजातियों और शासकों प्रदर्शन प्रतिरोध का सामना करते हुए नगरों का नरसंहार किया। मतलब भारत में भी उसने खूब उत्पात मचाया जहां तक वो आया भी। कुछ लड़ाइयों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। अलेक्जेंडर स्वयं एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। थके हुए और घर की याद में उसके सैनिकों ने लड़ने की इच्छा खो दी भी। अब अलग अलग कारण इससे बताते हैं भी। वो भारत में आइडिस पीज के युद्ध के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ा, अलग अलग कई बताते हैं सेना बीमार हो गई, कई बताते हैं कि सेना में उत्साह ही नहीं बचा, कि पोर्स ने इतना भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा कि उन्होंने सोचा कि आगे तो कौन है, आगे तो घनानंद है जो मगध का साम्राज्य, इसकी बहुत व्याख्या थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मगध का जो अब जो राजा है वो इतना ज्यादा ऐशो आराम वाला है। लेकिन फिर भी उनमें भय था कि एक छोटा-सा राज्य है पोरस, ये इतने भयंकर तरीके से लड़ा तो आगे वाले कितने खतरनाक होंगे। कई कहेंगे वो नदी पार नहीं कर पाए, अलग-अलग मत है। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि सैनिकों ने घर की याद आ रही थी, लड़ने की इच्छा खो दी थी, गंगा नदी की ओर जाने से इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर उसके एक भाग फारस की ओर पीछे हट गया, लेकिन दक्षिण में तटीय मार्ग और ईरान के सघन रेगिस्तान की ओर यात्राओं से परिणामस्वरूप भूख, प्यास और बीमारी के उसके सैनिकों की बारिश हुई। और फिर जैसे-जैसे घूम के गए ना आपके रेगिस्तान वाले इलाके से, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भी। अब ये बात बताई गई है कि कुछ ऋषियों के बारे में जो थे भारत के दार्शनिक, जिसको जिम्नोसोफिस्ट या नगन दार्शनिक कहा जाता है भी। ग्रीक लोग उनको क्या बोलते थे कि ये जिम्नोस्फिट्स बोलते थे, और नगन दार्शनिक क्योंकि वो कम कपड़े पहनते, उनके साथ वार्तालाप हुआ भी। तो उन्होंने पूछा कि अलेक्जेंडर ने पूछा कि अगर आपने गलत आंसर दिया ना, तो आपको मैं जान से मार दूँगा अभी, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। उसने कहा कि ज़िंदगी बड़ी है या मौत बड़ी है अभी? तो उसने कहा कि ज़िंदगी बड़ी है अभी। ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौत तो छोटी-सी होती है, कभी न कभी आपको आ जाती है 1 मिनट में, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है और उसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। फिर उसने पूछा कि आप कोई भी एक चीज़ और पूछी थी उसने, जीवन मृत्यु में कौन अधिक शक्तिशाली? उसने कहा कि जीवन महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी प्रकार उसने एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ। कोई व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय कैसे हो सकता है? उसने कहा कोई व्यक्ति है सबसे प्रिय कैसे हो सकता है? तो उसने कहा प्रिय व्यक्ति तभी हो सकता है कि जब वो व्यक्ति शक्तिशाली हो लेकिन सामने वाले को भय नहीं। इसका मतलब उसने राजा की ओर इशारा किया था दार्शनिक ने, कि राजा कैसा होना चाहिए? राजा शक्तिशाली होना चाहिए लेकिन जनता में उसका भय नहीं होना चाहिए। तो अलेक्जेंडर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था उनके प्रश्न सुन के भी। अब हम वापिस आते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर भी। ठीक, गर्मी देखिए, गर्मी कितनी ज़्यादा, आपको शायद पसीना नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा कि संसाधन की कमी है। आप सोचते हैं कि सर एसी में पढ़ा रहे होंगे, तो अब आप पसीना देख सकते हैं भी। इतनी मेहनत पे आपको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही भी। अब उत्तर पश्चिम की संक्षिप्त यात्रा के उपरांत आइए हम पुनः मगध लौटे भी। उत्तर पश्चिम की यात्रा आपकी होगी ना कंप्लीट, एक बार मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ मैं। ठीक है? ताकि आपको क्लियर आ जाए। ये आपका यूरोप था, ये आपका एशिया वाला हिस्सा है और ये आपका अफ्रीका है। यहाँ उसका शासक था मकदूनिया, अलेक्जेंडर। यहाँ से चला, उसने मिस्र पे आक्रमण किया, यहाँ फारस पे आक्रमण किया, फिर वो भारत पे लौटा, भारत से फिर वो वापस लौट गया, यहाँ फारस में वापस आया, उथल-पुथल था, सारी होगी। यहाँ पे हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, मकरान तट से वापस लौट गया, वहाँ जाके बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई 32 वर्ष की आयु में। अब हम आते हैं वापिस भारत वाले हिस्से पे भी, यहाँ मगध में क्या चल रहा था अभी। उत्तर पश्चिम की संक्षिप्त यात्रा पर आइए हम पुनः मगध लौटे, जहाँ हम नंद साम्राज्य का अंत देखा भी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वापिस लौट गया भारत से। लौट के कुछ वर्षों पश्चात 321 ईसा पूर्व बोल लीजिए चाहे सामान्य संवत पूर्व बोल दिए, एक नए वंश का साम्राज्य हुआ जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य भी, और जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नाम याद रखना भी। कई विवरणों के अनुसार भी उसके आगे वाले जो शासक आए उन्होंने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने एक कुशल योग्य मार्गदर्शन कौटिल्य की सहायता से पूरा किया, जिन्होंने राजनीतिक शासन और अर्थव्यवस्था के अपने ज्ञान का उपयोग करके ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो कि भारतीय इतिहास के महान साम्राज्यों में से एक है भी। कौटिल्य ने उसकी सहायता की। और अब सुनिए कौटिल्य की कहानी भी। इनको कभी कभी चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और ये क्या थे? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है आपका, उसमें आचार्य थे वे। उनकी प्रसिद्ध कथा शुरुआत अत्यंत लोकप्रिय शासक गणानंद से होती है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उनको पता चला, आचार्य चाणक्य को, कि अलेक्जेंडर भारत की ओर चुका है और भारत पर कब्जा करना चाहता है वो। तूने पता कि भारत में कौन हरा सकता है? उसने कहा कि मगध जो
आपका है ना वो सबसे शक्तिशाली है, और अगर मगध का राजा आए ना सामने, तो वो अलेक्जेंडर से मुकाबला कर सकता है। आपको आ रही बात समझ में? तो जो कौटिल्य है वहाँ से चलता है तक्षशिला में से, और उससे पूछता है कि ऐसे-ऐसे राजा से मिलना है। 2-3 दिन उसको वेट करवाते, जब राजा को ऐसे बताता है कि आप तैयार रहिए, आपके ऊपर अलेक्जेंडर हमला करने वाला है, आप रक्षा कीजिए। तो उसने उसका मज़ाक उड़ाया भी कि क्या तुम मुझे शिक्षा देगा क्या? राज कैसे चलाना, क्या बताना? क्योंकि घनानंद बहुत ज़्यादा घमंडी था। तो उसने उसकी जो पंडित थे पहले, ठीक है? जो आचार्य थे वो चोटी रखते थे, उन्होंने अपनी चोटी को खोल लिया। उसने कहा कि जब तक तेरा नाश नहीं कर दूँगा ना, ये शिखा मैं उस दिन ही बाँधूँगा चोटी। उसने कसम खाई भी। तो रास्ते में उन्हें क्या मिला? एक लड़का मिला जो क्या था, खुद को राजा, बच्चे गेम खेल रहे थे और खुद को क्या कर रहे थे वो बच्चा खुद को राजा बना रहा था, कि नाटक में राजा का रोल कर रहा था। तो जो आपका चंद्रगुप्त है उसको बहुत अच्छी प्रतिभा नजर आई चंद्रगुप्त की कौटिल्य को। उसने उस बच्चे को अपने साथ ले लिया और तक्षशिला ले गया। वहाँ उसको खूब राजनीतिक जो भी गुण थे सारे राजा की उसने सारी शिक्षा उसको दी भी। ठीक है, यहाँ मैप दिखाऊँ क्या आपको? ये देखिए पाटलिपुत्र है, ये राजगृह, कौशाम्बी, मथुरा, और ये आपका सतलुज नदी, ये झेलम है जहाँ पे हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था अभी। और ये नंदवंश का शासन था, जो आपको दिख रहा ना येलो में, ये आपका नंदवंश का शासन था। यहाँ ये नंदवंश फैला हुआ था, और यहाँ आपकी पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। उसके बाद क्या हुआ अभी? उसके बाद आपका अलेक्जेंडर तो आया ही नहीं, जैसे आपको पता है, और वो वापिस लौट गया, उसकी मृत्यु हो गई। जो खतरा था भारत पर वो टल चुका था। अब बारी थी चाणक्य की परीक्षा की, जो उसने कसम खाई थी उस चीज की भी। ठीक है, अब देखिए, फिर देखिए आपको मौर्य साम्राज्य किस प्रकार फैलेगा भी। तो आपने मगध साम्राज्य देखा था, ये मौर्य साम्राज्य आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ऊपर, उत्तर भारत वाला मैप अभी पूरा लोड नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे उत्तर भारत में वहां तक आपका मगध साम्राज्य फैल जाएगा भी। ये चीज आपको समझ में आई? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पंजाब में छोटे-छोटे राज्य पर, क्योंकि एरिया कौन-सा खाली था, नंदवंश पे डायरेक्ट चंद्रगुप्त हमला नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, पंजाब वाला एरिया था उसमें अपना एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया, और उस पे आक्रमण करने की सोची घनानंद पे, लेकिन वो असफल हो रहा था। तो उसने कहा कि एक बार वो चंद्रगुप्त और दोनों आपका ये कौटिल्य एक बुढ़िया के घर खाना खा रहे थे, तो उसने देखा कि उसने क्या किया, डायरेक्ट जो खिचड़ी थी उसके बीच में हाथ मारा भी, तो हाथ उसका जल गया भी। तो उसने फिर क्या किया, धीरे-धीरे कोनों से खाना स्टार्ट किया चारों तरफ से। तब उसको बात समझ में आई कि हमें एकदम से घनानंद के बीच में से आक्रमण नहीं करना, हमें धीरे-धीरे इसकी बाहरी सीमाओं को पहले खत्म करना पड़ेगा, और फिर हम इसको अधीन कर लेंगे। ये चीज़ है अभी। ये चीज़ आपको आ गई समझ में? कोई डाउट नहीं आपको इसमें? ये तो आपको नंदवाड़ा शासक ही है आपका। कौटिल्य ने धनानंद को परामर्श दिया कि वह अपने जो तरीका है ना वो बदल ले, ऐसो आराम सोच ले कि अलेक्जेंडर आ रहा है अभी। परंतु कौटिल्य का अपमान किया उसने और अपने दरबार से निकल दिया। तब कौटिल्य ने को शासन करने की, खत्म करने की शपथ खाई थी। ये चीज मैंने आपको बता दी। चंद्रगुप्त का उदय भी, चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और शासक कार्यों के विषय में कई कहानियां विख्यात है, लेकिन उनका सामान्य परिचय यही है कि उन्होंने नंदवंश का क्या किया, अंत किया और अपने साम्राज्य का शुरुआत की भी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्नेट असित कुमार हल्दर द्वारा, तो ये आपका एक है, चंद्रगुप्त मौर्य में एक मैग्नेट आया था। ये भी आपको पता चलेगा मैग्नेट कौन था, किस प्रकार था, वो सारी चीजें ये आप देख लीजिए। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, और ये आपका मैग्नेट उसके दरबार में आया है भी। तो आपसे पूछा जा सकता है मैग्नेट था वो किसके दरबार में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हम जानेंगे कौन था ये और क्या करने आया था भी। तो गणानंद वंश का अंत हो चुका, अलेक्जेंडर जा चुका, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का नया राजा बन चुका। यहाँ तक आपको साफ हो गई कंडीशन भी, ठीक है। मगध को अपनी भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली और समृद्ध व्यापार के कारण कई लाभ थे भी, ठीक है। क्योंकि पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बनाया, मैंने आपको बता दिया। राजधानी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सारी चीजें, सामाजिक को प्रशासन करना हो, जहाँ सारे संसाधन हो, वो सारी चीजें क्या थी इसमें पाटलिपुत्र में वो सारी चीजें मौजूद थी, इसलिए पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाया। इसके सब के साथ ही कुशल रणनीतिज्ञ कौटिल्य ने सलाह दी कि चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करने में, कि चंद्रगुप्त ने मौर्य ने उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त ग्रीक क्षत्रपों को हराया और इसको ऐसे साम्राज्य के रूप में विकसित किया जो उत्तर के मैदानी भाग से लेकर दक्षिण पठार तक फैला हुआ था। और सबसे पहले उसने क्या किया कि जहां पर जो आपका अलेक्जेंडर आया था उत्तर पश्चिम में, वहां पे जो छोटे छोटे क्षत्रप थे ना, ग्रीक क्षत्रप, उनको हराया, उनको कंबाइन किया, और
और फिर मगध पर आक्रमण किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिम वाले एरिया में भी, और फिर उसने अपना राज्य फैला लिया भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को पराजित करने के बाद उसके साथ राजनीतिक बनाए रखे, उनके दरबार में ग्रीक इतिहास का राजनीतिक मैग्नेटिज्म का स्थापित किया। अब ये कौन था भी? ये था आपका ग्रीक राजनयिक था भी, दूत बोलते हैं भी इसको, ठीक है। मैग्नेटिज्म ने स्वागत किया, और मैग्नेटिज्म की पुस्तक थी आपकी इंडिका। मैग्नेटिज्म की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका भी। अपनी यात्राओं के बारे में लिखा, और अपनी तरह का पहला लिखित विवरण था, दुर्भाग्यवश पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं। इसके कुछ अंश बाद में ग्रीक विद्वानों द्वारा उद्धृत किए गए। आज जो उसकी बुक थी ना, मैग्नेटिज्म जो लिखी थी आपकी इंडिका, वो पूर्ण रूप से विद्वान नहीं, लेकिन कुछ भी थोड़ी बहुत उसके जो पन्ने वगैरह वो होंगे, वो ग्रीक के जो इतिहासकार उन्होंने उसको प्रकाशित किया, बताया ये चीजें घटित हुई थी भी। कौटिल्य की राज्य संबंधित अवधारणा भी, मैक्स नीति भी आ सकता है, ठीक है। वो शायद सेल्यूकेटर निकेटर का वो था राजदूत, ठीक है, मैक्स नीति। कौटिल्य एक राज्य संबंधित अवधारणा की, कौटिल्य राज्य के बारे में क्या सोचते थे? कौटिल्य के पास स्पष्ट दृष्टिकोण था कि राज्य की स्थापना, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए भी। अगर आप राजा बन गए तो आपके राज्य को किस प्रकार आपको मजबूत करना, उसको बढ़ाना है भी। अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन और अर्थशास्त्र का विज्ञान भी, में उन्होंने रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय, ये उन्होंने दिया था भी। सप्तांग सिद्धांत कई बार पूछा जाता है कि जो आपका कौटिल्य था उसके सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या चीजें थी? उसमें राजा था, राजा के बाद उसके मंत्री होने चाहिए, अमात्य बोलते थे, मंत्री को क्या बोलते थे? अमात्य। आप सुनते जाना ध्यान से। और उसकी जनसंख्या, जो उसका क्षेत्र है वो, ठीक है। सप्तांग में क्या क्या आता था? आपका राजा आ गया, उसके मंत्री आ गए, उसका क्षेत्र आ गया, उसके बाद उसके किले होने चाहिए। किले आप समझ गए ना, छावनी टाइप के हो गए आपके। आपको उसका खजाना हो गया, उसकी कानून व्यवस्था और उसके मित्र, ये चीज महत्वपूर्ण थी। 7 चीजें उसके सप्तांग सिद्धांत में। कौन कौन चीजें? राजा, राजा का क्षेत्र, राजा का खजाना, राजा की आपके मंत्री, किले, राजकोष, कानून व्यवस्था और आपका मित्र भी, ये थे सप्तांग सिद्धांत में भी। उन्होंने नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था, हर चीज का विवरण किया है अपनी इस बुक में, अर्थशास्त्र में। उनकी प्रमुख राजनीतिक अवधारणा में सप्तांग सिद्धांत थे, जिसके अनुसार राज्य 7 भागों से निर्मित होता है। ये 7 चीजें राज्य में होनी चाहिए भी। राजा और राजा का मित्र, राजा के मंत्री, 3 चीज हो गई। राजा का खजाना 4, राजा का क्षेत्र 5, राजा के किले 6, और राजा के रूल और कानून 7। ये 7 चीजें थी। सप्तांग सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है पेपर में भी। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग को एक साथ मिलकर एक व्यवस्थित, सुरक्षित और समृद्ध राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इन सातों चीजों को मिलाकर एक आप बहुत बढ़िया राज्य की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि राज्य के समझ जैसी भी परिस्थितियां आए उसे युद्ध और शांति के लिए गठबंधन के माध्यम से बनाए रखे जा सके। उन्हें समाज में कानून और व्यवस्था के महत्व पर बल दिया, जिसके लिए एक सशक्त प्रशासन की आवश्यकता। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने अनेक कानून, देखिए उन्होंने सारी चीजें बताई भी। उसने अगर खजाना सेना होगी तो विरोधी से लड़ सकता है, अगर खजाना होगा तो कभी जरूरत हुई तो यूज हो सकता है, ठीक है। यदि आपका कानून व्यवस्था बढ़िया हुई तो आपका जो जनता है, समाज है, वो अच्छे तरीके से रह पाएगी। ये चीज उसने बताई भी। कौटिल्य का एक राजा अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ग्राम क्षेत्र से आती है। उसने कहा कि राजा को अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है ना, तो अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए, क्योंकि प्रजा से ही राजा की शक्ति बढ़ेगी भी। क्योंकि समस्त आर्थिक गतिविधियों का स्रोत राजा तो काम करेगा नहीं, काम कौन करेगी? जनता। जनता खुश रहेगी, व्यापार बढ़ेगा, तभी उसका राज्य बढ़ पाएगा, उसका राजा का खजाना बढ़ेगा भी। तब आपको पता है कि सारी चीजें, पुल बनवाना, व्यापार का प्रबंध करना, सड़कें बनवाना, ये सारी चीजें उस राजा को करनी चाहिए भी। कौटिल्य के शासन का मूल दर्शन भारतीय मूल्यों के अनुरूप है। अपनी प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रशंसा निहित है भी। तो इसने कहा कि अपनी प्रजा की प्रशंसा में, मतलब प्रजा खुश रहेगी तो ही राजा खुश रहेगा। प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा को केवल वही अच्छा नहीं मानना चाहिए जो प्रसन्न करे, बल्कि जो उसकी प्रजा को अच्छा लगे उसके लिए भी वही लाभदायक मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे सदैव प्रजा के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की खुशी में खुद की खुशी महसूस करे। प्रजा खुश तो राजा खुश, मतलब राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के बारे में सोचे। सीधा शब्दों में यही बात इसने, कौटिल्य ने बताई है भी। अब यहाँ पे देखिए, शांति का चयन करने वाला राजा भी, तो आपके राजा बन चुका, उन्हें युद्ध लड़ चुके। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे उसके बाद उसके पौत्र की। चंद्रगुप्त के बाद आपका बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद आपका उसका बेटा आया अशोक, चंद्रगुप्त का पोता भी।
पुत्र अशोक को प्रशासनिक और धार्मिक अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। अपने शासन के आरंभिक काल में अशोक ने अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। उसे विरासत में भी अपने दादा से, अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त होता, उसका वो राज्य बना और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था अभी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को छोड़कर संपूर्ण भूभाग में विस्तृत किया। इस वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कुछ भाग भी सम्मिलित थे। हालांकि राज्य की विस्तार प्रक्रिया में घटित एक युद्ध ने अशोक के जीवन की दिशा ही बदल दी, और जब वो अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, युद्ध पे युद्ध लड़ रहा था, तो एक ऐसी घटना हुई उसके जीवन में, ऐसा युद्ध हुआ, उसके जीवन की दशा ही बदल दी, और वो युद्ध था आपका कलिंग का युद्ध भी। ठीक है, उसके एक शिलालेख के अनुसार, शिलालेख मतलब शिलाओं के ऊपर खुदवा के कुछ लिखा जाता था, उसको शिलालेख थे। उन्होंने एक बार कलिंग पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध लड़ा। युद्ध क्षेत्र में भारी विनाश और मृत्यु को देखकर अशोक ने हिंसा का परित्याग कर और यथासंभव शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप था। तो जब वो कलिंग युद्ध लड़े ना, तो एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि जब उसने बहुत सारे लोग मारे गए, चारों तरफ लाशें पड़ी थी, और जो उसके बाद में जो सैनिक थे राज्य जीतने के बाद खाना बांट रहे थे, लेकिन अशोक मैदान में खड़ा था बीच में, और जो एक बच्चा था छोटा सा, वो खाना खाने के लिए भी नहीं आ रहा था। तो अशोक ने पूछा, ये क्यों नहीं यार? उसने कहा, महाराज ये आपसे डर रहा है अभी। और इस घटना ने बताते हैं कि उस अशोक की जो मनोवृत्ति है वो बदल दी है। चीजें आपको समझ में आई? तो उसके बाद उसने युद्ध लड़ने की नीति त्याग दी, और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के उपरांत, बुद्ध भी यही कहते थे, अहिंसा मत करो, उनकी शिक्षा उन्होंने अपना ली, जो दूर दूर तक प्रसार करने के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, मध्य एशिया और उससे भी अधिक आगे तक अपने दूत भेजे। फिर वो बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लग गया, युद्ध की नीति उन्होंने छोड़ दी। अशोक ने साम्राज्य के कई स्थानों पर चट्टानों या स्तंभों पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, इसलिए इतिहासकारों ने कभी कभी अशोक को महान संचारक भी कहा है। अभी महान संचारक क्यों कहा? कि उसने संचार किया था आपका, कि उसने अपनी शिक्षाएं लिखवा दी किसी चट्टान पे, जैसे आपका विज्ञापन होता है ना आज के टाइम में, पोस्टर वगैरह लगवाना, उसी प्रकार उसने स्तंभों पर अपने जो प्रचार और प्रसार किया इनके माध्यम से भी। इन शिलालेखों में जन सामान्य के लिए संदेश थे, उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अधिकांश शिलालेख भारत के कई भागों में लोकप्रिय है, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे भी। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी भारत की सभी क्षेत्रीय लिपियों की जननी मानी जाती है भी। सभी जो लिपियों किससे उत्पन्न हुई? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। हमने ब्राह्मी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा का उल्लेख किया, इसका अर्थ है सरल शब्दों में भी। मतलब भाषा का वह हम बोलते हैं, वह लिपि वह है जिसके हम भाषा को लिखते। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या आप हमारे दैनिक जीवन में इसका उदाहरण, जैसे आपका है नाराम है ना, ये देवनागरी है, आपकी देवनागरी लिपि है आपकी, ये भी ब्राह्मी लिपि से आई होगी, जो आपकी गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, तो ये सारी चीजें भी। तो यहाँ पे आपको अशोक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू एनसीईआरटीज के शिलालेख आपको याद रखने हैं कि कहाँ से है ये भी। प्रमुख शिलालेख जैसे आपका ये धौली है, आपका गिरनार है, कलसी है, मानसेरा है, कंधार है। देखिए कहाँ तक ये फैले हुए हैं भी। ये मान लीजिए कि आपके अफगानिस्तान तक पहुँच गए भी। ठीक है, ये लघु शिलालेख है आपके, बैराट है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है आपका। ठीक है, और उसके बाद आपके स्तंभ शिलालेख है, ये आपको डिजाइन दी, आप बुक में आराम से देख सकते हैं, ये शिलालेख वगैरह दिए हुए हैं। अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को देवनाम प्रिय और पियदेशी कहा। कई बार पूछा जा सकता है कि किस शासक को देवनाम प्रिय या पियदेशी कहा जाता था, तो ये अशोक को कहा जाता था अभी। पहले शब्द का देवताओं का प्रिय, और दूसरा शब्द का अर्थ है दूसरों के प्रति दयालुता से व्यवहार करने वाला भी। देवनाम प्रिय है आपका कि देवताओं को प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ है कि दूसरों को प्यार करने वाला, दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार रखने वाला। कई बार आपसे पूछ, प्रियदर्शी का क्या मतलब है? कि दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखने वाला, दयालुता का भाव रखने वाला भी। वास्तव में शिलालेखों की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि स्वयं को एक परोपकारी और दयालु शासक के रूप में चित्रित करने में रुचि रखते थे। आइए इससे संबंधित उदाहरण देखें भी। हालांकि दक्षिणी राज्य मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं थे भी, लेकिन अशोक ने उनके समग्र कल्याण का समर्थन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य से बाहर भी मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। पशुओं के शिकार, उन पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाया। आवश्यक होने पर उनके लिए उपचार का आदेश दिया। इस प्रकार यदि विचार किया जाए तो अशोक ने प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में भी प्रकार के प्रथम राजा, जिन्होंने प्रकृति की ओर ध्यान दिया, आपके पशु चिकित्सा की तरफ ध्यान दिया, पशुओं की बलियों पर रोक लगाया। तो इस प्रकार क्या थे? पहले वो राजा थे जिन्होंने इस प्रकार का काम किया, पशुओं और आपके पर्यावरण के प्रति संरक्षण को भी सोचा भी।
गुजरात में गिरनार में अशोक के शिलालेख का एकांत चित्र के बाईं ओर देखे, दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला के टोपरा स्तंभ का विवरण। ये जो टोपरा है ना, ये हरियाणा में है। जो फिरोज शाह तुगलक था वो कहाँ ले गया था इसको? दिल्ली ले गया था। ये आपको ध्यान में रखना, यमुनानगर के टोपला भी, टोपरा। अशोक ने अपने साम्राज्य की मुख्य सड़कों के किनारे नियमित अंतराल पर विश्राम विश्राम गृहों के निर्माण करवाए। विश्राम गृह मतलब कोस मीनारे जिसको बोलते हैं, यात्री जिसमें आराम कर सके भी। फलम छादार वर्षों को लगवाने के बारे में लेखों का उल्लेख किया। उन्होंने सभी संप्रदाय को एक दूसरे की उचित शिक्षाओं को स्वीकार करने और उनका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जितने भी समुदाय थे ना, जैन थे, बौद्ध थे, सनातन थे, उसने कहा कि आप जो एक दूसरे के धर्मों में अच्छी चीजें, अच्छी आदतें, उसको एक्सेप्ट कीजिए भी। ठीक है, कुछ यहाँ कहीं से भी अच्छाई मिलती है वहां से आप धारण कर लीजिए भी। हालांकि हमें अशोक के सभी अभिलेखों को शाब्दिक रूप से स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है, तथापि यह स्पष्ट ही कौटिल्य के शासन दर्शन के रूप उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किया, उन तक अपने विचार पहुंचाने का प्रयत्न किया भी। ठीक है, जैसा कौटिल्य ने कहा था वैसा वो क्या जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा था भी। धम्म शब्द के बारे में पढ़ा था, इसका भाव सहजता से नहीं समझा जा सकता। अशोक का धम्म था भी, अशोक का क्या था? धम्म का शुरुआत की थी। एक विचार था, नैतिक नियम या परिवार, समुदाय, राष्ट्र के प्रति किसी व्यक्ति का नैतिक व धार्मिक कर्तव्य। इसका मतलब है कि व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य कैसा होना चाहिए? समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, परिवार के प्रति भी। यदि गहन रूप से धर्म का अर्थ है ब्रह्मांड या रितम के अनुसार जीवन यापन की वृत्ति, अपने कर्तव्य का सत्यनिष्ठा निर्वहन, मतलब कि मेन बात है कि अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वाह करना, वो आपका धर्म बताया गया है भी। अशोक ने एक अभिलेख में अपने अधिकारियों के आचरण संबंधी विस्तृत निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि अपने जो उसके वे थे ना अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जनता के साथ आराम से व्यवहार करना है। उन्होंने इस प्रकार के आदेश दिए थे भी। ठीक है, तो एक आदेश है जिसमें लिखा गया, अशोक ने कहा कि अपने अधिकारी और जो न्यायाधीश बनाए गए थे उनके बारे में लिखा गया है कि तुम लोग प्राणी के ऊपर नियुक्त किए गए हो, कि सभी प्राणियों के ऊपर तुम नियुक्त किए गए हो भी। तुम्हें मनुष्यों का स्नेह अर्जित करना चाहिए, सब मनुष्य मेरी संतान के समान। उसने कहा कि सारी ये जनता ना मेरी संतान के समान है, तुम्हें इनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है भी। ठीक है, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान को चाहता हूँ ना, मेरे बेटे को चाहता हूँ कि इस प्रकार से सुख व स्वस्थ रहे, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि पूरे जीव जंतु, आपकी पूरी जनता, मेरा पूरी प्रजा इसी प्रकार से जैसे मेरा बेटा बेटी रहते हैं भी। ठीक, उसने कहा कि सभी को ध्यान रहे, किसी को गलत काम आपको नहीं करना है, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं प्रत्येक 5वें वर्ष में एक नम्र और दयालु महामात्र भेजूंगा, जिसकी खोज करने के बाद यह देखेगा कि, उसने कहा कि मैं एक महामात्र भेजूंगा भी, ये चेक करने के लिए कि आपने काम सही किया या नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि सो किसको भेजता था चेक करने के लिए? कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, कि चेक करके आएगा कौन अधिकारी कितना काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा भी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा, मतलब 50 वर्षों तक भी। उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को एकजुट रखने में असमर्थ और कई छोटे राज्य टूट गए और स्वतंत्र हो गए। लगभग 185 सामान्य शब्द पूर्व भारत ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। अगले अध्याय में इस यात्रा के भविष्य और ध्रुव पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे भी। तो वहां पे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। लास्ट शासक इसका वैदरथ था। ठीक है, तो उस प्रकार आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 185 ईसा पूर्व उसके जो मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब वहां का जनजीवन कैसा था? पाटलिपुत्र जैसे नगर शासन और वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। मतलब वहां नगर नगर थे ना ये, तो यहाँ पे जो शासन की गतिविधि, क्योंकि राजा ही यहाँ रहता था, वाणिज्यिक व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र था। नगर के पास प्रासाद, सार्वजनिक भवन, सुनियोजित सड़कें थी, सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली थी, संगठित व्यापार के साथ राजकोषीय तंत्र भी था, जिसने साम्राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी और कार्य नगरीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये सारी चीजें वहां पे विद्यमान थी भी। ये है एक आपका सोहगेरा ताम्रपत्र अभिलेख, जो चौथी तीसरी शताब्दी सामान्य शतक पूर्व का भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक अभिलेखों में से है भी। आपको याद रखना है सोहगेरा ताम्रपत्र अभिलेख। क्या नाम इसका? सोहगेरा ताम्रपत्र अभिलेख भी। प्राकृत भाषा में है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में इसको जारी किया गया था भी।
ठीक है, इस अभिलेख में आपको पूछा जा सकता है अशोक और अभिलेख में किसका वर्णन, चंद्रगुप्त का वर्णन है भी। ठीक है, इसमें दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु एक अन्नागार की स्थापना की गई है और यह राज्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकट के समय अपने लोगों को सहारा देने के प्रयासों पर उसने कहा कि अगर राज्य में कोई विपत्ति आ जाए तो हम एक अन्नागार का निर्माण करवा रहे हैं। ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट है भी। ठीक है, खाद्य का सुरक्षा कि अगर अकाल आ जाए, कोई आक्रमण हो जाए तो क्या हो जाए कि हमें खाने की तो कमी न हो भी। ये चंद्रगुप्त मौर्य का आपको याद रखना है भी। सो गिरा ताम्रपत्र अभिलेख भी। मैग्नीज के विवरण भी। अब मैग्नीज जो आपका मैग्नीज था वो बताता है आपको भी इस बारे में कि जनसंख्या एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर था। मगध साम्राज्य के लिए राजस्व एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जो टैक्स आता था वो कृषि से आता था। एक वर्ष में दो फसलें बोई जाती, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्भिक्ष की संभावना, दुर्भिक्ष मतलब अकाल की संभावना भी। दुर्भिक्ष क्या है आपका यहाँ से, दुर्भिक्ष क्या होता है आपका, अकाल की। लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। किसी भी संभावित स्थिति के लिए अन्न भंडारों में पर्याप्त अन्न होता था। अगर आसपास युद्ध छिड़ जाए तो किसानों को इसे बचाया जा सकता था और इसे किसानों को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती थी भी। लुहार, कुम्हार, बढ़ई, जोरी अन्य कार्य नगरों में रहते थे। नगर भलीभांति योजनाबद्ध थे। योजनाबद्ध मतलब अच्छे तरीके से बसाए होते, गलियां वगैरह सारी चीजें अच्छे प्रबंध किया गया था। सड़कों पर पहचान सूचक लगे होते थे। पहचान सूचक बोर्ड भी कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़। जैसे आज अब आप देखते हैं ना, आगे स्कूल है, पेट्रोल पंप है, इस प्रकार वो लगे होते थे। संदेश वाहकों के माध्यम से संचार, और जो एक स्थान पर दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाते थे। घर लकड़ी के बने होते थे भी, और जो 2 मंजिल तक ऊंचे होते थे भी। ध्यान रखना कि मौर्य साम्राज्य में घर किसके होते थे, लकड़ी के बने होते थे और 2 मंजिला होते थे भी। आग लगने की स्थिति में सड़कों पर नियमित अंतराल पानी के बर्तन रखे जाते थे। घर लकड़ी के थे, आग लगने की संभावना थी तो सड़कों पर क्या थी, फायर सेफ्टी भी। आपके पानी के बर्तन रखे होते ताकि आग को बुझाया जा सके। बाद के विवरणों में उल्लेख है कि लोग सूती वस्त्र पहनते थे जो घुटनों से नीचे टखनों तक पहुंचते थे। ऊपरी वस्त्र को अपने कंधों पर डालते थे। वे कुछ लोग अंकुरित चमड़े के जूते पहनते थे और जूतों के तलवे मोटे ताकि वे लंबे दिखे भी। हाइट उनकी लोगों की बड़ी दिखे भी। अब आपको यहाँ पे कुछ फोटोज आपको दिखाए गए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके दिमाग में मेमोरी करेंगे भी। मूर्तिकला की सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण संदेश देने वाला उत्कृष्ट उदाहरण है भी। ये मूर्ति देखिए भी। इसका शीर्ष भाग अशोक द्वारा वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया है। ये सारनाथ में बनवाया गया है। सारनाथ वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, आपका उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको नाम दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात। इस कलाकृति के 4 सिंह राजकीय शक्ति के प्रतीक हैं। कलाकृति के नीचे दी गई 4 शक्तिशाली पशु हैं भी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पशु था, आपको पशु याद करने हैं। 4 शेर हैं शोक के समय, और पशु कौन कौन से हैं आपके, आपको ध्यान रखना है कि वो पशु हैं आपके हाथी, बैल, घोड़ा, सिंह भी। अब आपको ध्यान में रखना कि हाथी और शेर, शेर और हाथी, और बैल और घोड़ा। हाथी और शेर, ये मान लीजिए कि आप चिड़ियाघर में गए तो आप किस पे गए, घोड़े पे बैठ के गए, बैलगाड़ी से गए, हाथी और शेर को वहां देख कर आए। आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। आप याद रखिए कि अशोक स्तंभ में कौन कौन से आपको दिए गए हैं भी। इसके साथ ही धर्मचक्र जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, वह भी धर्मचक्र किसका प्रतीक है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 जानवर कौन कौन से, 4 तो शेर हो गए जिनके चारों तरफ मुंह है। और आपके पास कौन कौन से जानवर है अशोक के स्तंभ पर, हाथी, घोड़ा, शेर और बैल। हाथी, घोड़ा, शेर और बैल भी। यह चित्र आपस में कईयों से को परिचित लगता है कि आप में से कईयों ने देखा होगा, क्योंकि इस स्तंभ को इसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। इसके संस्कृत में आदर्श वाक्य लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इस पे ये लिखा गया। अब यहाँ पे जीवन की कुछ प्रमुख योगदान देख लीजिए कि क्या क्या योगदान थे भी। पकी हुई मिट्टी से निर्मित नृत्य करती बालिका की कलाकृति, उसके शिरोवस्त्र, केश विन्यास और आभूषण पर ध्यान देवी। तो ये देखिए किस प्रकार से आभूषण कर रखी है, एक मूर्ति बना रखी है। ये पक्की मिट्टी से निर्मित देवी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। देवी यक्षी चंवर धारण किए हुए भी, ये आपका क्या बोलते हैं, इसको चंवर बोलते हैं भी। सप्त मातृकाओं में 7 मातृ देवियों की पक्की ही कलाकृति हुई है। 7 मातृ देवियों की मूर्ति है। और ये पक्की मिट्टी घोड़े के सिर की कलाकृति भी। लगाम की विस्तृत संरचना पर ध्यान दीजिए कि ये देखिए लगाम को किस प्रकार से यहाँ पे इसका बनाया गया है भी।
कला और वास्तुकला। भारत में बनी प्राचीन संरचना में सांची का महान स्तूप यह भारतीय वास्तुकला के उसके उदाहरण में इस बात पर ध्यान दें। मूल संरचना ईंटों से बनी है, बाद में इसे पत्थर का उपयोग करके विस्तृत किया गया। कहा जाता है कि अशोक ने ध्यान, आराधना और अध्ययन के लिए ऐसे कई सत्य और स्तूप बनाए थे। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनवाया था। ये बात ध्यान में रखना कि पहले क्या था, ये ईंटों के था, बाद में इसको पत्थर का उपयोग किया गया था भी। धौली भी वर्तमान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप है। धौली में चट्टान पर उगे गए एक पूर्णकाय हाथी की मूर्ति है भी। ये पूरी चट्टान पे हाथी की मूर्ति बनाई गई, आपको देखा पूरी चट्टान पे भी। यह महात्मा बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाता है। निकटे एक चट्टान पर अशोक शिलालेख भी उत्कीर्ण किया गया है। इसके नजदीक एक शिलालेख है अशोक का भी, ठीक है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लिखी गई हैं भी। जो आपका अशोक स्तंभ है ना, जो आपका ये था, आपका सारनाथ का स्तंभ है, तो यहाँ पे नीचे सत्तों में लिखा गया। इसके अतिरिक्त हमारा राष्ट्रीय ध्वज में मध्य एक धर्म चक्र भी अंकित है। और आपने देखा होगा यह आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है भी। आपसे कई बार आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। पूर्ण रूप से सत्यमेव जयते नानृतम है पूरा वाक्य। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पूरा वाक्य क्या है, ये सत्यमेव जयते नानृतम के रूप में पढ़ा जाता है। इसका अर्थ सत्य की जीत होती है, नानृतम मतलब झूठ की नहीं भी। अब स्तूप के बारे में भी जो आपको बड़ा काम आएगा भी, जो आपकी सिविल सर्विस है इनमें पूछा जाएगा और आप मात खा जाएंगे भी। वो क्या है? स्तूप के केंद्र में स्थित बड़ी जो ये गोलाकार हो ना, ये अंडाकार होती है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है और प्राय पवित्र अवशेषों को निर्मित की जाती है। इसके चारों परिक्रमा करते हैं, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं भी। ये तो जो ऊपर वाला ना, इसमें तो अवशेष रखे जाते हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष है वो रखे जाते हैं। इसके चारों तरफ परिक्रमा करने का स्थल होता है, जिसको प्रदक्षिणा कहते हैं। कई बार पूछते हैं स्तूप के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा बोलते हैं भी। आपने आगे की कक्षाओं में अन्य स्थानों के शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन के बारे में, फारसी, ओटमन, स्पेनिश, मतलब बहुत से साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। परंतु इतिहासकार इन साम्राज्यों के पतन के कारणों पर निरंतर चर्चा करते हैं भी। किस कारण हुए भी? तो सबसे पहला कारण है उत्तराधिकारी कमजोर होना भी। इन कारणों से साम्राज्य कुछ क्षेत्रों का स्वतंत्र होने का प्रयास किया, तब ऐसा था सबसे पहले क्या होता है मान लेते हैं कि ये हमारा एक साम्राज्य है। ये क्या है? हमारा साम्राज्य है। राजा कमजोर हुआ, तो यहाँ अलग अलग छत्रप है, छोटे छोटे राज्यों में हमने बांट रखा, हम इस पे शासन करें। अब कुछ राजा कहेंगे कि हम क्या हैं, आजाद होना चाहते हो। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब मेन राजा कमजोर होगा तब वो कहेंगे कि हम आजाद होना चाहते हैं भी। यही बात इसमें बताई गई है। जब सम्राट युद्ध को सूखे के समय अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो इसके फल स्थानीय शासकों कर की मांग बढ़ जाती है। इसमें अधिक असंतोष की यदि एक शक्तिशाली सम्राट के बाद एक दुर्बल सम्राट आता है, तो स्थानीय राजा प्रमुख अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और साम्राज्य को कर देना बंद कर देते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि दो राज्य हैं भी, पेशेंस बनाए रखें। इतनी गर्मी में अगर मैं लगा हुआ हूं तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक था। और ये मजबूत था भी। ये क्या था? मजबूत शासक था यहाँ पे। मान लो कि किसी कारणवश अकाल पड़ गया, कोई युद्ध छिड़ गया, तो ये कर मांगता, तो ये कर दे देंगे इसको भी, मुसीबत में भी दे देंगे। लेकिन ये कमज़ोर, तो ये कहेंगे कि हम कर नहीं देंगे, और वो कर देने से मना कर देंगे। और एक तो कर आना बंद हो गया, ऊपर से ये स्वतंत्र हो गए। साथ ही साम्राज्य जितना वृहत होता है, एक साथ संगठित रखना उतना ही कठिन होता है। जैसा कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ था। सुदूर क्षेत्र प्राय साम्राज्य अलग होने वाले पहले क्षेत्र होते हैं। अंत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक संकट के साम्राज्य के पतन का कारण। इसने बताया कि एक तो आर्थिक संकट बनता है भी, राज्य में जब धन की कमी होती है तो राजा राज्यों से धन मांगता है, मना कर देते हैं, राजा कमजोर हो तो आजाद हो जाते हैं। दूसरा, जो राज्य है सबसे पहले स्वतंत्र कौन थे? जो मेन राजा से दूर हो गई। जैसे आपने अलेक्जेंडर का पढ़ा था, वो यहाँ यूरोप से चला था, आपका मैकडोनिया से, ठीक है। तो वहां से होता हुआ कहाँ पहुंच गया था? वो भारत पहुंच गया था। अब यहाँ से कहाँ शासक है? जब पीछे गया ना, तो पीछे वाले तो आजाद हो चुके थे। हम नहीं मानते किसी अलेक्जेंडर को भी। तो ये दूसरा कारण ये था भी। तीसरा आपका कमजोर उत्तराधिकारी। अब तो साम्राज्य विरोधाभास की तरह वे एक और राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते, जैसा कि मौर्य साम्राज्य लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में किया था। वे छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में कम और समाप्त भी कर सकते थे। वास्तव में एक सुप्रबुद्ध साम्राज्य छोटे युद्धरत राज्यों की तुलना में अधिक समृद्धि ला सकता है भी। तो उसने कहा कि एक तो
इस प्रकार का शासन चलता हो कि छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ते हो और एक इस प्रकार से चलता हो कि एक संयुक्त वो राज्य बनाकर तरक्की करें। तो इसने कहा कि अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो जल्दी से विकास होगा भी। ठीक है? और यहाँ पे आपको कुछ समय रेखा दी हुई है, वो समय रेखा हम अब पढ़ लेते हैं एक बार भी। यहाँ पे देखिए अजातशत्रु था आपका लगभग-लगभग 483 के आसपास ये आया था आपका, ठीक है? फिर उसके बाद 400 में सामान्य संवत में इसके सिक्के आपको कहाँ से दिख रहे हैं आपको? महापद्म नंद वाले सिक्के चलाए थे, याद है ना? तो यहाँ पे आपके क्या है कि 321 में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर आपका 300 के आसपास अशोक हुआ, 185 सामान्य संवत में उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। ये यहाँ पे इनकी समय रेखा दे रखी है अभी। तो यहाँ से आपको लेसन कंप्लीट होता है अभी। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।